हेलो एवरीवन। सो गाइज, अगर आप IBPS क्लर्क 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट वो पहले से पता होनी चाहिए, ताकि आप ये समझ पाएँ और एक सही आइडिया ले पाएँ कि यहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ जब कभी भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि उसमें क्या सिलेबस रहता है, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट भी हो गए तो क्या सैलरी आपको मिलती है, ठीक है, क्या पैटर्न रहता है जिसके हिसाब से मुझे यहाँ पे तैयारी करनी है और आने वाले टाइम में कब उसका एग्जाम हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों पर बात करेंगे, तो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। और वन बाय वन हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट एंड द एग्जाम डेट्स। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे IBPS कैलेंडर के थ्रू ही समझाऊंगी कि आपकी जो एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो क्या है अभी तक, और उसके हिसाब से आप नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहता है आपका, और एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहता है एग्जाम के लिए, सिलेबस आपको क्या कवर करना चाहिए, बोथ इन प्री एंड मेंस के लिए आपको क्या सिलेबस चाहिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे दूंगी इस एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर आपको क्या सैलरी मिलेगी, क्या अलाउंसेस पर्क्स आपको मिलते हैं आफ्टर यू बिकम IBPS क्लर्क, और कोई आप बैंक ज्वाइन कर देते हो तो उसके बाद आपको कितनी सैलरी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपको लेवल ऑफ एग्जाम जानना है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये ई बुक आपको हेल्प करेगा गाइज। और ये ई बुक आप बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन ई बुक्स का लिंक मिल जाएगा, एंड ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आपको मिल रहे हैं। साथ में इसका पूरा प्रीवियस ईयर पेपर के साथ उनके आंसर कीज आपको प्रोवाइडेड है, तो आप प्रैक्टिस करके एनालाइज कर सकते हैं गाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट 2 पॉइंट्स। व्हाट इज द एग्जाम डेट एंड व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन फॉर द एग्जाम इन 2026। ये आपका कैलेंडर आउट हुआ था जनवरी के अंदर, और उसके हिसाब से ही हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बनाते हैं, आगे चलाते हैं कि किस हिसाब से मुझे तैयार रहना है, कौन से मंथ तक मुझे अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल रेडी रखना है। तो यहाँ पे आपके पास जो हम देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका PU का है ये है आपका IBPS क्लर्क का। ठीक है, इसके अंदर आपका जो अक्टूबर में मंथ में आपको दिख रहा होगा, प्रीलिम एग्जाम आपका अक्टूबर मंथ में दिख रहा है। नेक्स्ट आपका जो मेंस एग्जाम है गाइज वो 27 दिसंबर आपको दिख रहा है। तो आप अक्टूबर से यहाँ पे दिसंबर के तक आपको ऑलमोस्ट कितने मंथ्स का मिल रहा है, पूरे 2 मंथ्स का टाइम ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, पूरा प्रीलिम से लेकर मेंस के बीच में। ठीक है, पूरा नवंबर है, आधा फिर अक्टूबर है, और फिर पूरा आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे दिसंबर है। तो 2 मंथ्स का टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है दोनों के बीच में। अब अगर मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम जैसे अक्टूबर में है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो PO की जो नोटिफिकेशन है वो भी आएगी, क्योंकि IBPS PO भी आता है साथ में ऑलमोस्ट। तो आपके पास प्रीलिम के जो आपका यहाँ पे डेट्स है वो अगस्त है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर अक्टूबर है तो अगस्त के आसपास, अगस्त एंड में आप अपना यहाँ पे नोटिफिकेशन है जो देख सकते हैं। ठीक है, अगस्त एंड या फिर सितंबर स्टार्टिंग में ही आपकी नोटिफिकेशन IBPS क्लर्क के लिए भी आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि ये मेरा टाइम हो गया एग्जाम का। ओके, ये इस हिसाब से मेरी नोटिफिकेशन जो है वो अगस्त के आसपास आपको दिख जाएगी। अब क्या होता है ना गाइज, यहाँ पे आपको ना ये एग्जाम्स के डेट जो है वो जैसे ही जुलाई के बाद स्टार्ट होता है, 1 बाय 1 आपके एग्जाम होते हैं। किसी का प्रीलिम चल रहा होता है, किसी की नोटिफिकेशन आ जाती है, किसी का मेंस चल रहा होता है, किसी का प्रीलिम्स चल रहा होता है, इस टाइप से आपका हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अभी से आप तैयारी स्टार्ट करें, ताकि जब आपके जो एग्जाम मंथ्स आते हैं, एग्जाम का समय आता है द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, वहां पे आप बहुत ज्यादा प्रेशर में ना आए और काफी चीजें आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। वहां पे आप सिर्फ एग्जाम पैटर्न के थ्रू अच्छे से रिवीजन करें और अच्छा से अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाएं वहां पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम थर्ड चीज पे, जो है हमारी एलिजिबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारी क्लर्क के लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो गाइज, आपकी जो मैक्सिमम एज होती है वो 28 होती है, और मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स होती है। और याद रखिए, जनरल और EWS कैटेगरीज के लिए है, बाकी कैटेगरीज के रिलैक्सेशन को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपका अभी भी समझ लो 20 to 28 आपकी एज होनी चाहिए, दोनों ही एज इंक्लूड होती है। अब जब नोटिफिकेशन आती है तो वहां पे प्रॉपर आपको मंथ्स और डेट का भी दिया रहता है कि इस डेट से पहले नहीं बॉर्न होने चाहिए, इस डेट के बाद नहीं बॉर्न होने चाहिए। तो अभी तो नोटिफिकेशन आई नहीं है तो हमें नहीं पता चलेगा, बट हम पिछले साल की नोटिफिकेशन को देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि ये आपका 2025 के नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, इसमें लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव
बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन, इससे पहले नहीं होना चाहिए, मतलब 2897 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। तो आप 97 का यहाँ पे 98 कर दो, जो नेक्स्ट ईयर का आएगा वो ऑलमोस्ट आपका 98 के हिसाब से आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अगस्त का मंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब जो आपकी पिछले साल की नोटिफिकेशन आई थी वो अगस्त में ही आई थी। तो यही समय होता है नॉर्मली आपका, जनरली आगे पीछे डेट्स हो सकती है। तो आपका जो जनरली जो आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है कुछ टाइम से, वो इस टाइम पे ही आता है, ठीक है। उसी हिसाब से आपका जो मंथ है डेट ऑफ बर्थ का वो भी दिया गया है। फिर आपको नॉट लेटर देन, इसके बाद आप बॉर्न नहीं होने चाहिए 1/8/2005 के बाद। तो यहाँ पे आप इसको भी उस हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जब आपका आएगा, मतलब इस साल जब आपका आएगा, तो 98 वाले पर्सन के लिए यहाँ पे होगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं रिलैक्सेशन का गाइस। तो रिलैक्सेशन में आपके पास SC/ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, अदर OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, एंड PWBD स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है जो कि 10 इयर्स का है। कितने का है? 10 इयर्स। एंड देन एक्स सर्विस मैन के लिए भी है एंड विडोज के लिए भी है, जो मैं आपको पहले सिखा रही थी, ठीक है। विडोज वगैरह के लिए भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, बट विद डिफरेंट कैटेगरीज। आप यहाँ पे ये जरूर देखिए कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंड अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पे अपना एक्चुअल पीरियड और उसके हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन सिंपल है कि आपको बैचलर्स होना चाहिए, बस ग्रेजुएशन आपकी हो, किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन हो, आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, और आपका प्रूफ होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन पास करी हुई है। अब इसी के हिसाब से बात आती है कि क्या लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में कोई स्टूडेंट्स है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं? नहीं, वहां पे यहाँ पे साफ साफ बोला जाता है कि प्रोविजनली फिल जरूर कर दें, बट आपका जो एग्जाम है, रिजल्ट है, वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ जिस हिसाब से आप दे पाओ वहां पे, तो आप देख सकते हो candidates who have obtained an equivalent qualification recognized by the central government are also eligible, ठीक है, आप भी एलिजिबल हो। एंड यहाँ पे एक और चीज दिखाई गई है कि applicants must possess a valid marksheet, आप मार्कशीट भी दे सकते हो, और अ डिग्री सर्टिफिकेट प्रूविंग देयर ग्रेजुएट status on the day of the registration and must provide the percentage of marks obtained, क्योंकि आपका यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स वगैरह होते हैं वो आपको प्रोवाइड भी करना होता है when you are filling the form, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है, तो वहाँ पे आपको दिखाना भी होता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप अगर फाइनल ईयर में भी हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन से पहले जो एंड डेट होती है वहां पे आप उससे पहले पास्ड हुए हो, आपका जो प्रूफ है वो पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस हिसाब से देख लीजिए कि आपका रिजल्ट कब तक आ रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं क्या एग्जाम पैटर्न होता है गाइस हमारा, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स का सिलेबस मोर और लेस सेम ही रहता है। अब बात आती है अलग अलग एग्जाम पैटर्न पे, जब आप तैयारी कर रहे हो और जब आप एग्जाम को बहुत सीरियसली टारगेट कर रहे हो, तो हर एक एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से भी आपको पेपर देना होता है, मतलब एग्जाम का टेस्ट देना होता है, ताकि आप और अच्छा वहां पे अपना स्कोर बना पाओ। प्रीलिम्स में हमारे 3 ही सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी कौन सी है, बस थोड़ा सा आपका इजियर लेवल रहता है पीओ से। यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल और इंग्लिश जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, तो अंदर जाके आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो। इंग्लिश आपका इंग्लिश में ही रहता है, 30 नंबर का इंग्लिश है, 30 और 35 आपके रीजनिंग और क्वांट्स वाला पार्ट है, और जिसके अंदर आपके मार्क्स भी उतने ही हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, 100 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। टोटल आपको यहाँ पे 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसमें सेक्शनल टाइमिंग आपका 20 मिनट्स का है। एक और चीज याद रखिए, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी होती है गाइस। सेक्शनल का कट ऑफ मतलब होता है कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपका एक मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करना है, साथ ही एक ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कैंडिडेट्स have to qualify in each test, these are the tests, तो in each of the 3 tests by securing the cut off marks to decide, ठीक है। एंड आपके पास यहाँ पे एक ओवरऑल मार्क्स भी होता है, ठीक है। तो आपकी अब याद रख लीजिए, यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ भी होता है एंड सेक्शनल कट ऑफ भी आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। मेंस के उसमें चलते हैं, तो मेंस हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्री गाइस सिर्फ आपका
क्वालिफाइंग एग्जाम होता है कि यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई द कट ऑफ अकॉर्डिंग टू योर स्टेट, एंड उसके बाद आपका यहाँ पे मेंस एग्जाम है जो कि हमारा स्कोरिंग है। स्कोर जितने अच्छे यहाँ पे लाओगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं और उतना ही आप यहाँ पे पास कर पाओगे अपना पूरा IPS क्लर्क का पेपर। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है, जनरल इंग्लिश आता है, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका 4 चीजें आपके यहाँ पे ऐड हो जाती हैं। आपका यहाँ पे 155 टोटल क्वेश्चंस आ रहे हैं और 200 मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं। ये पिछले साल आपका कम हो गया था यहाँ पे, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। जनरल अवेयरनेस का 40 to 50 मार्क्स हैं आपके 40 क्वेश्चन में। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स इंग्लिश में है, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स आपके रीजनिंग में है और 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपके क्वांट्स में है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम भी मिल रहा है, हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम। टाइम का मतलब होता है कि एक टाइम जैसे आपका एक सेक्शन ओपन हुआ, एग्जाम स्टार्ट हुआ, एक सेक्शन ओपन होगा, उसके तुरंत बाद आपका दूसरा सेक्शन अपने आप ओपन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है और पिछले वाला सेक्शन आप नहीं खोल सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मीन्स एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसीडर्ड। प्री में आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आ गए उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट इसके बाद तैयार होती है जिसमें आपका नाम यहाँ पे आना होता है, ठीक है। तो वो मेंस के स्कोर के हिसाब से ही होता है। अगेन यहाँ पे भी आपको एक मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो अ मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस। इट मीन्स अगेन यहाँ पे भी आपका एक ओवरऑल कट ऑफ होता है एंड आपका यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ होता है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा, प्री मेंस दोनों में ही यहाँ पे सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ आपका यहाँ पे है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं क्या सिलेबस होता है। तो आप इस सिलेबस का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये PDF जो आपको मैं आज वीडियोस में पढ़ा रही हूँ, ये PDF भी आपको अवेलेबल हो जाती है गाइस। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम लिंक आपको दिख जाएगा, वहां पे से आप PDF भी इसकी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास सिलेबस क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपका रीजनिंग की बात करें प्रीलिम्स में तो हमारे ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। याद रखिएगा हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो ये आप सारे कवर कर सकते हो, कर सकते नहीं, करना है, तभी आप अच्छे मार्क्स यहाँ पे लेके आ पाओगे और कट ऑफ भी क्लियर कर पाओगे। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर कवर करें प्री रीजनिंग के लिए। मैथ्स की बात करें, मतलब क्वांट्स की बात करें, तो यहाँ पे आपका ये पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको क्लर्क के पेपर में बोले तो सिंप्लीफिकेशन से आते हैं, ठीक है। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाता है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस आपका आता है बेसिकली। तो ये दो चीजें तो नहीं आती, बट आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आता है क्लर्क के पेपर में। डेटा इंटरप्रिटेशन में बात करें तो टेबल DI, पाई चार्ट, आपका बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। नॉर्मल परसेंटेज रेशियो बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन होती है थोड़ा सा, वो आपको कवर करना होता है। तो जितना जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी उतनी यहाँ पे हैबिट बनती रहेगी अच्छा स्कोर करने के और अटेम्प्ट करने का। अरिथमेटिक से भी आपके 8 से 9 10 क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब 8 से 10 के हिसाब से लगाएं तो यहाँ पे आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, सारे ही आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये मेंस में भी आने वाले हैं, तो इसलिए आपको कवर तो अच्छे से करने ही पड़ते हैं, बेसिक से लेकर मेंस तक, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं क्वांट्स के लिए। अरिथमेटिक के अंदर ये वाले सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये चैप्टर्स हैं आपके अलग अलग, बेसिकली आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट इंग्लिश में बात करें गाइस तो इंग्लिश में आपका आता है RC से ही 9 से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एरर डिटेक्शन का, फिलिंग द ब्लैंक्स आपके आ जाते हैं। ये तो 3 क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। फिर पैराजम्बल्स, सेंटेंस के अंदर जो आपका पार्ट्स में डिवाइड होता है, या फिर आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाता है, स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन आते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, वही बात हो गई। क्लोज टेस्ट भी कई बार आ जाता है बट ईजियर ही आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आने वाला। बट अगर जैसे कि कई बार क्लोज टेस्ट आ गया तो ये वाला रीअरेंजमेंट नहीं आता, रीअरेंजमेंट आ गया तो क्लोज टेस्ट नहीं आता, इस टाइप से भी बनता है कभी कभी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, RC, फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर तो आते ही आते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन मतलब रीडिंग हैबिट बनानी है अपनी। जितनी अच्छी रीडिंग करोगे, जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे, उतना आपका हैबिट बनती रहेगी इंग्लिश को पढ़ने की, समझने की, ठीक है। जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे है ग्रामर के लिए क्या करना है। ग्रामर के लिए पूरी किताब नहीं पढ़नी, आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको कवर करने हैं, बेसिकली वो आपको हेल्प करते हैं और अच्छा समझने के लिए, और साथ में एरर डिटेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से कवर कर सकते हो, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट
मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आपके ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक से अगेन क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे टॉपिक्स आपके इंक्लूड हो रखे हैं इसके अंदर और आपको ये ध्यान देने हैं, ठीक है। इसमें आपका प्रोबेबिलिटी भी है ही, ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी है ही, कई बार आता है कई बार नहीं आते क्वेश्चंस, ठीक है। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि वही क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, वही क्वेश्चंस और वही टॉपिक आप कवर करिएगा जो आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं और इसमें से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ओके। आप स्क्रीनशॉट भी साथ में ले सकते हो। रीजनिंग के अंदर ये आपको टॉपिक्स हैं, यहाँ पे ऐड हो जाता है डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कई बार आता है कई बार कम आते हैं, ठीक है। और मशीन इनपुट आउटपुट आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे बाकी जो इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे रिवर्स और कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, ये आपका मेंस में ऐड हो जाता है गाइस, ठीक है। तो ये कवर करना इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग में सिंपल नहीं आता है, लॉजिकल, कंडीशनल बेस्ड, तो हर एक टॉपिक का अब आपको थोड़ा सा उसका हायर लेवल मिलेगा यहाँ पे मेंस के अंदर। आपको जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टाइप के क्वेश्चन, जैसे आरबीआई न्यूज हो गया, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर मेजरली, ठीक है, एग्रीमेंट्स, एमओयूज, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, डिफेंस न्यूज आपकी आती है, रैंक रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस आपके आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, थीम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज की, यहाँ पे आपके ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको जरूर दिखेंगे एग्जाम के अंदर, मल्टीपल दिख सकते हैं, उसमें प्री में तो एक ही आता है बट यहाँ पे आपके ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कनेक्टर हो गया, स्टार्टर हो गया, आपके क्वेश्चन जो आते हैं डबल फिलर्स आ सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, तो ये सारी ही आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर बात करें तो तैयार कैसे करना होता है इंग्लिश। देखो गाइज, आप यहाँ पे कई लोग बोलते हैं मेरी इंग्लिश वीक है, मैं नहीं कर सकता। तो देखो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप डायरेक्टली किसी सेक्शनल टेस्ट से डायरेक्टली इंग्लिश का आप कवर करो। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे आपके एरर डिटेक्शन वीक है, तो कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं, कुछ ग्रामर के आपके चैप्टर्स होते हैं, उन्हें बार बार से रिवाइज करते रहो, ठीक है, ताकि आपको उनके रूल्स जो है वो याद रह जाए। अब साथ ही यहाँ पे क्या है कि अगर बहुत ही वीक हो तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, ट्रांसलेशन से ही स्टार्ट करो, ताकि आपको समझने में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने में आसानी हो, और यहाँ पे आपको और भी जितने भी इंग्लिश के हमारे क्वेश्चन है उन्हें समझने में आसानी हो। तो यहाँ से टेंसेस ट्रांसलेशन से आप स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे कवर हो सकता है, बट अगर आप यहाँ पे टाइम दोगे तो, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं सैलरी की, और यहाँ पे क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको मिलते हैं इफ यू आर इन आईबीपीएस क्लर्क वाले जो बैंक, आप जब बैंक ज्वाइन करोगे आफ्टर दिस एग्जाम, तो आप यहाँ पे कितनी सैलरी आपको बेसिकली मिलती है। तो सैलरी स्ट्रक्चर जो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ, ये 2025 के हिसाब से है गाइस, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25 के यहाँ पे आपका उसके हिसाब से है, ठीक है, और ये आपका मई के हिसाब से है, मई या आप देख सकते हो, ठीक है, मई या अप्रैल के हिसाब से। तो आपका बेसिक पे तो क्या रहता है गाइस, 26,730 ही रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक पे हर जगह रहेगा। फिर आपके इसमें अलाउंसेस ऐड होते हैं एंड देन आपकी ग्रॉस सैलरी इनकम बन जाती है 46,000 अराउंड, या उससे थोड़ा ज्यादा आपका बन जाता है। अब सिटी स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है, उस पर भी आपके जो अलाउंसेस बेसिकली आपको यहाँ पे मिल रहे हैं उसमें थोड़ा चेंज रहता है, जिसके हिसाब से आपकी ग्रॉस इनकम जो है वो चेंज हो जाती है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे तो ये सबके लिए बोल रही हूँ मैं, जनरल फिगर हम बताएं तो यहाँ पे 46,000 अराउंड आपको यहाँ पे ग्रॉस फिगर मिल रहा है। उसके बाद कुछ डिडक्शन भी होता है, एनपीएस में आपका चला जाता है अमाउंट, तो आपका यहाँ पे कुछ 1000 का डिडक्शन भी हो गया, अराउंड 33,000 का डिडक्शन आपका यहाँ पे हो गया, एंड देन आपकी एक नेट सैलरी यहाँ पे से बन जाती है विच इज 43,000 प्लस। अब यहाँ पे आपके पास डिडक्शन जो होता है वो भी आपके लिए बाद में यूज ही होता है, काम ही आता है। नेक्स्ट आपका अलाउंसेस यहाँ पे जो ऐड होते हैं वो क्या क्या होते हैं। स्पेशल अलाउंस आपको मिलता है गाइस, डीएनएस अलाउंस आपको मिलता है, ठीक है, एचआरए आपको मिलता है, और डीए आपका स्पेशल अलाउंस वाला आपको मिलता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको यहाँ पे मिलता है, स्पेशल पे भी आपको यहाँ पे मिलता है। उसी के हिसाब से इन सबको अमाउंट को ऐड करके गाइज आपका यहाँ पे एक पूरा ग्रॉस फिगर बनता है। अब इससे भी अमाउंट कई बार ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर हम उन दूसरे जो पर्क्स आपको मिलते हैं उन्हें भी यहाँ पे ऐड करें तो। और क्या चीजें हमें यहाँ पे अलाउंस में मिल जाती है, देखो ये हमारा मंथली है जिसमें हमें न्यूज़पेपर का भी मिलता है, पेट्रोल अलाउंस मिलता है, ठीक है, आपका कैंटीन वाला हो गया, यहाँ पे और भी आपका इंटरनेट वाला हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है।
नेक्स्ट आपका ईयरली बेनिफिट भी आपको यहाँ पे मिलता है, मेडिकल फॉर योर पेरेंट्स एंड यू, तो आपको ये भी पर ईयर अमाउंट मिलता है, ठीक है। और फिर कुछ सालों में भी आपको एक अलाउंस यहाँ पे ऐड होते रहते हैं जो आपके कुछ ईयर्स के गैप में होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी ही चीजें आपको, इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन अ बैंक आफ्टर क्लियरिंग IBPS क्लर्क एग्जाम, एंड देन आपको यहाँ पे ये स्टार्टिंग का ही होता है गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ साल बाद मिलेगा आपको, नहीं, ये स्टार्टिंग का होता है एंड देन इट विल इंक्रीज ईयर बाय ईयर, ठीक है। आप फिर एग्जाम भी क्वालिफाई करोगे, अंदर जाके प्रमोशंस लोगे, तो आप वहां पे अगेन आपकी सैलरी तो इंक्रीज होगी ही। तो ये सारी ही चीजें थी। आई होप आपको ये आज की वीडियो में अच्छे से क्लैरिटी मिल गई कि हाँ, इफ यू आर गोइंग टू चूज IBPS क्लर्क तो ये सारी ही चीजें आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको क्या क्या कवर करना है, सिलेबस में क्या कवर करना है, सब्जेक्ट्स में क्या कवर करना है, मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा गाइस। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि व्हेन यू आर टारगेटिंग, तो कुछ भी अब आपके मन में मत आने दो सेकंड थॉट्स, एंड डायरेक्टली आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो और सीरियस रहिए। इवन इफ यू आर अ बिगिनर और कंप्लीट पहली बार आप पेपर दे रहे हो तो भी आपके चांसेस रहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको वहां तक आना है जहां पे तक आपकी कट ऑफ्स हैं, बस वहां पे तक आप आओ, ठीक है। प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से भी आप स्कोर अच्छे से अच्छा करने का ट्राई करो, मेहनत करो और आप यहाँ पे क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये चीज है। और यहाँ पे आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, तो ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपकी हेल्प करेगा काफी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये सिर्फ IBPS के लिए नहीं, यहाँ पे बाकी पूरे 6 एग्जाम बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेगा, जिसके अंदर ये सारी ही डिलीवरेबल्स आपको मिल रहे हैं। मेंटर सपोर्ट भी आपको मिलेगा कि अगर आपको कभी कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है आपके जर्नी में, प्रिपरेशन जर्नी में, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, रख सकते हो, लाइव होता है तो वहीं पे आपको रिजोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। ओके, चलो, तो ये सारी चीजें हैं। एनरोल कैसे कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। लेट मी शो यू, अगर आप वेबसाइट विजिट करते हो तो आपको किस तरीके से यहाँ पे दिखता है। ये आपकी वेबसाइट है, इसमें आपको कोर्सेज पे जाना है, कोर्सेज में बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है बस, ठीक है। अब बस आपका यहाँ पे ये आपको कोर्स विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर RBI ऑल्सो इन फ्यूचर, तो आप ये वाला कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपका ये कॉम्बो पैक है, अलग अलग लेने की फिर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप वैलिडिटी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और आपके पास यहाँ पे एनरोल इस जगह से कर सकते हो। और भी डिटेल आपको जाननी है तो आप नो मोर पे यहाँ पे जाके और डिटेल्स इस कोर्स के बारे में जान सकते हो। तो फेज 1 एंड फेज 2 आपका RBI का कवर्ड हो रखा है और यहाँ पे आपका प्री से लेकर पूरा आपका इंटरव्यू तक आपका बैंकिंग महापैक के अंदर कवर्ड हो रखा है। Okay guys, चलो, so thank you so much and I hope this video is going to help you in your preparation journey and to decide a good एग्जाम जो आप क्लियर करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो तो आपको उसको लिए भी सीरियस रहना है, अगर PO का भी दे रहे हो तो उसके लिए भी आपको सीरियस ही रहना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।